हेलो गाइस। तो आज हम देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सेकंड वीडियो लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपांशन के बारे में। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे थर्मल एक्सपांशन की डेफिनेशन, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन, उसके बाद हम देखेंगे एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, फिर हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस का थर्मल एक्सपांशन कंपेयर करेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेस के बारे में। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं जो आपने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए होंगे। तो आपने देखा होगा जब रेलवे ट्रैक्स बिछाई जाती हैं तो दो रेल्स होती हैं, उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। अब ये गैप इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मियों में ये आयरन रेल्स एक्सपांड करती हैं और ये गैप जो होता है वो उन्हें एक्सपांड होने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है। ऐसे ही आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक जार है जिसका ढक्कन मेटल का है और वो जब बहुत टाइट रहता है, खुलता नहीं है, तो उसके ऊपर गर्म पानी डाला जाता है क्योंकि गर्म पानी से ये जो मेटेलिक लेड होता है वो एक्सपांड करता है और लूज हो जाता है, जिससे कि वो आसानी से खुल जाता है। हमने पहले पढ़ा था थर्मोमीटर, उसके अंदर भी जो लिक्विड था वो टेम्परेचर इंक्रीज होने से एक्सपांड कर रहा था, और अगर हम एक गर्म पानी में इसको डालेंगे तो ये एक्सपांड करेगा और जैसे ही पानी से बाहर निकालेंगे ये वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसका लेवल वापस नीचे आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप बलून को जो हाफ फिल्ड है उसे एक बॉटल के ऊपर लगा देंगे और इस बॉटल को एक गर्म पानी में डाल देंगे तो आप देखेंगे कि बलून की साइज जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि जो बलून के अंदर की गैस होगी वो इस गर्म पानी के कारण गर्म होगी, एक्सपांड होगी और बलून में हवा भरेगी। लेकिन अगर आप इस बलून को ठंडे पानी में डाल देंगे तो उसके अंदर की जो एयर होगी वो ठंडी होगी और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो बलून की साइज छोटी हो जाएगी, बलून श्रिंक हो जाएगा। तो हमने पिछले जो भी एग्जांपल्स देखे उनमें अपने एक कॉमन चीज नोटिस की कि जब भी हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उसे गर्म करते हैं, तो वो एक्सपांड करता है, और जब भी किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, उसे कूल करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। इससे हम थर्मल एक्सपांशन की डेफिनेशन देते हैं, द इंक्रीज इन द डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपांशन। जब भी किसी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से उसके डायमेंशन इंक्रीज होते हैं तो उसे थर्मल एक्सपांशन कहते हैं। अब थर्मल एक्सपांशन तीन टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर एक्सपांशन, एक होता है एरिया एक्सपांशन और एक होता है वॉल्यूम एक्सपांशन। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं लीनियर एक्सपांशन। इसकी डेफिनेशन है द एक्सपांशन इन लेंथ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और उसकी सिर्फ लेंथ में एक्सपांशन होता है तो उसे लीनियर एक्सपांशन कहते हैं। इसमें सिर्फ लेंथ का ही एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन सिर्फ एक ही डायमेंशन में हो रहा है। तो यहाँ पे कंसिडर कीजिए कि एक रॉड है और हमने उसका टेम्परेचर डेल्टा टी अमाउंट से उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है, तो उसकी लेंथ जो है वो डेल्टा एल अमाउंट से इंक्रीज हो गई है। तो जो फ्रैक्शनल चेंज होता है डेल्टा एल बाय एल, वो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हमको एक कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंट अल्फा एल रहता है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी को एलएचएस में भेजेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, इसका होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा एल। सो अल्फा एल जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन होता है और इसे डिफाइन किया जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। फ्रैक्शनल चेंज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल, ये फ्रैक्शनल चेंज है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ये जो होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन होता है। अल्फा एल की जो वैल्यू रहती है वो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक रहती है, यानी कि अल्फा एल जो रहता है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, हर मटेरियल का अल्फा एल डिफरेंट होता है। जो मेटल्स होते हैं उनका जो अल्फा एल की वैल्यू रहती है वो नॉन मेटल्स या नॉन मेटल्स के कंपेयर में हाई होती है, इसीलिए मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादा एक्सपांड करते हैं।
अब सेकेंड देखते हैं एरिया एक्सपांशन। द एक्सपांशन इन एरिया ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके एरिया में एक्सपांशन होता है तो उसे एरिया एक्सपांशन कहते हैं। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चेंज हो रही है, यानी कि एरिया एक्सपांशन में 2 डायमेंशन में एक्सपांशन होता है। यहाँ पे हमने एक शीट ली है, तो अगर हम इस शीट का टेम्परेचर डेल्टा टी अमाउंट से इंक्रीज करेंगे तो इसका एरिया इंक्रीज होगा डेल्टा ए अमाउंट से। तो अगर फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया देखेंगे तो वो होगा डेल्टा ए बाय ए, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट अल्फा ए होता है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा ए डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा ए। अल्फा ए जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन है, और इसे डिफाइन किया जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया डेल्टा ए डिवाइडेड बाय, और इसका डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर जो कि डेल्टा टी है। अल्फा ए जो होता है वो भी एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी रहती है, अपना कैरेक्टरिस्टिक रहता है। थर्ड देखते हैं वॉल्यूम एक्सपांशन। द एक्सपांशन इन वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका वॉल्यूम एक्सपांशन होता है तो उसे वॉल्यूम एक्सपांशन कहते हैं। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों चेंज होती है। इसमें 3 डायमेंशन में एक्सपांशन होता है, और ये वॉल्यूम एक्सपांशन कहलाता है। सो अगर इसका वॉल्यूम जो एक्सपांड हो रहा है वो डेल्टा वी अमाउंट से एक्सपांड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, वो जो होता है वो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे कांस्टेंट अल्फा वी होता है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू अल्फा वी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को एलएचएस में भेजेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी, और इसका होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा वी। अल्फा वी जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, और इसे डिफाइन किया जाता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा वी जो होता है वो भी एक मटेरियल का अपना कैरेक्टरिस्टिक रहता है। हर मटेरियल टू मटेरियल अल्फा वी की वैल्यू वेरी करती है। अल्फा वी जो होता है वो टेम्परेचर के साथ भी वेरी करता है। जैसे आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं अल्फा वी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है। स्टार्टिंग कम टेम्परेचर पे ही लीनियर है, फिर बाद में नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है, और हाई टेम्परेचर पे ये स्ट्रेट हो जा रहा है, यानी कि हाई टेम्परेचर्स पे अल्फा वी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। अल्कोहल या इथाइल जो होता है उसके अल्फा वी की वैल्यू मर्क्यूरी के अल्फा वी से ज्यादा होती है। अब हम अल्फा एल, अल्फा ए, अल्फा वी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ एल है। तो अगर हम इसका टेम्परेचर डेल्टा टी अमाउंट से इंक्रीज करेंगे तो इसका तीनों डायरेक्शन में, तीनों डायमेंशन में डेल्टा एल अमाउंट से एक्सपांशन होगा। इसकी लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ तीनों डेल्टा एल अमाउंट से इंक्रीज होगी। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बाय एल इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा एल, जैसे कि हमने पढ़ा। तो डेल्टा एल हमें मिलेगा अल्फा एल इंटू एल डेल्टा टी। अगर हम चेंज इन वॉल्यूम देखेंगे तो फाइनल वॉल्यूम जो कि एल प्लस डेल्टा एल का क्यूब होगा, और माइनस इनिशियल वॉल्यूम जो कि एल क्यूब था। इसे ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा एल क्यूब प्लस डेल्टा एल क्यूब प्लस 3l स्क्वायर डेल्टा एल प्लस 3l डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस एल क्यूब। एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल होगा, और ये डेल्टा एल क्यूब और डेल्टा एल स्क्वायर जो होंगे, अब डेल्टा एल काफी कम है तो डेल्टा एल क्यूब और डेल्टा एल स्क्वायर और भी कम होंगे, ये लगभग 0 होंगे, इसीलिए हम इन्हें नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमें जो चेंज इन वॉल्यूम मिलता है वो होता है 3l डेल्टा एल, 3l स्क्वायर डेल्टा एल। हमने जैसे पढ़ा अल्फा वी जो होता है वो होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा वी हमने निकाला 3l स्क्वायर डेल्टा एल, और वॉल्यूम जो था इस क्यूब का वो था एल क्यूब। अब एल स्क्वायर से क्यूब कैंसिल होगा तो डिनोमिनेटर में एक एल बचेगा, हमें मिलेगा 3 डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी। अब जो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी है वो अल्फा एल के बराबर है, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे, हमें मिलेगा 3 अल्फा एल, यानी कि अल्फा वी इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा एल। सो हमें ये रिलेशन मिल गया है। अगर हम सेम कॉन्सेप्ट एरिया एक्सपांशन के लिए भी लगाएंगे तो हमें अल्फा ए जो कि कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन
और अल्फा एल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के बीच में भी रिलेशन मिलेगा, जो आता है अल्फा ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा एल। अब हम देखते हैं वाटर का एक एनोमलस बिहेवियर, एक एक्सेप्शनल बिहेवियर। जैसे कि हमने देखा लिक्विड्स जो होते हैं वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सपांड होते हैं, लेकिन वाटर जो होता है, वाटर की एक एक्सेप्शनल बिहेवियर रहता है, उसकी एक्सेप्शनल क्वालिटी रहती है कि अगर हम उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करेंगे तो वो एक्सपांड करने की जगह कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी कि अगर हम 0 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आप एक वाटर को जो रूम टेम्परेचर है उसे हीट करना, अगर उसे ठंडा करना चालू करेंगे तो धीरे धीरे करके उसका वॉल्यूम कम होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और 4 डिग्री सेल्सियस तक वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा वो वापस एक्सपांड करना चालू कर देगा, उसकी वॉल्यूम वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। अगर डेंसिटी कंपेयर करेंगे तो डेंसिटी, अगर रूम टेम्परेचर से ठंडा करना चालू कर रहे हैं तो डेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी सबसे मैक्सिमम रहती है और 4 डिग्री सेल्सियस से वापस और टेम्परेचर कम करने से उसकी डेंसिटी वापस कम होती है। तो हमें 4 डिग्री सेल्सियस पर एक पीक पॉइंट मिलता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। जो ये वाटर का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और जो एक्वेटिक लाइफ रहती है, जो फ्रीजिंग रीजन जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है, वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ रहती है, पानी रहता है, उसमें जो मछलियां रहती हैं, जो एनिमल्स रहते हैं पानी में, फिश वगैरह, उनके सर्वाइवल के लिए ये बिहेवियर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि पानी जो होता है उसकी पहले टॉप लेयर ही बर्फ़ जमती है, नीचे बर्फ़ नहीं जमती है। अब ऐसा क्यों, ये देखते हैं। जब इस पानी का टेम्परेचर धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो इसका टेम्परेचर जब 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर सबसे ज़्यादा डेंस होता है, तो ऊपर वाला जो पानी होगा वो डेंस होगा तो नीचे सिंक करेगा, और नीचे वाला जो पानी होगा जिसकी कम डेंसिटी होगी वो ऊपर आएगा। अब ऊपर वाला पानी की टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर वापस उसकी टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, वो वापस सिंक करता है। ऐसे ऐसे जब टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, ये प्रोसेस चलती रहती है। जब पूरे पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, उसके बाद जब 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले टॉप पर पानी होगा उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, वाटर की डेंसिटी डिक्रीज होती है, अब वो सिंक नहीं करता। इसीलिए ऊपर का जो पानी है उसका टेम्परेचर वहीं की वहीं कम होता रहता है, और ऊपर ही ऊपर बर्फ जम जाती है, और बर्फ जो होती है वो वाटर से लेस डेंस होती है, हल्की होती है। इसीलिए सिर्फ टॉप पर बर्फ जम जाती है, और ये एक ऐसा इंसुलेटिंग लेयर काम करती है और नीचे वाले पानी को नहीं जमने देती। इसीलिए ऊपर बर्फ रहती है, नीचे पानी रहता है, और नीचे जो मछलियां, फिश रहती हैं वो जिंदा रह पाती हैं। अगर वाटर की ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो वाटर जो होता वो नीचे से जमना स्टार्ट करता और पूरा पानी नीचे से लेके ऊपर तक फ्रीज हो जाता, और जो एनिमल्स या जो फिश होंगी अंदर वो सारी मर जाती। अब हम सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की थर्मल एक्सपांशन कंपेयर करेंगे। तो गैसेस का जो थर्मल एक्सपांशन रहता है वो सॉलिड्स और लिक्विड्स से काफ़ी ज़्यादा रहता है। लिक्विड्स का जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन रहता है अल्फा वी, वो टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट रहता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन गैसेस का जो अल्फा वी रहता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है, उसके लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर होगा, तो हमें मिलेगा पी डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। अब पी कांस्टेंट है, म्यू आर भी कांस्टेंट है, तो चेंज इन डेल्टा वी, फ्रैक्शनल चेंज इन डेल्टा वी जो होगा वो फ्रैक्शनल चेंज इन टेम्परेचर के बराबर होगा। हमें मिलेगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी।
अब अल्फा वी जो होता है वो होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी डेल्टा टी। अब डेल्टा वी बाय वी जो है वो डेल्टा टी बाय टी के बराबर है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। अब डेल्टा टी और डेल्टा टी कैंसिल होगा और हमें मिलता है 1 डिवाइडेड बाय टी, यानी कि अल्फा वी की जो वैल्यू है वो 1/t के बराबर होती है और टी पर अल्फा वी की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अल्फा वी की वैल्यू वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन कम होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो अल्फा वी ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा, अगर किसी बॉडी का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो एक्सपांड करेंगी, लेकिन तब क्या होगा अगर हम इस रॉड के एक्सपांशन को वॉल्स के हेल्प से रोक दें, उसके एक्सपांशन को प्रिवेंट करें, उसे एक्सपांशन होने से रोकें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक रॉड है जिसके दोनों एंड्स पर वॉल से कंस्ट्रेंट डाल दिए हैं, उसको फिक्स कर दिया है। तो अब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो रॉड होगी ये एक्सपांड होना चाहेगी और इस वॉल पर फोर्स डालेगी कि भाई मुझे एक्सपांड होने दो, लेकिन वॉल्स जो होंगी इसके एक्सपांशन को रोकेंगी या और इसे कंप्रेस रखना चाहेगी, इसे कंप्रेस करेगी। अब कंप्रेस करेगी तो ये भी वॉल्स जो होंगी वो भी रॉड पर एक फोर्स डालेंगी और उसे कंप्रेस करेंगी, और एक इसी वजह से इस रॉड में कंप्रेसिव स्ट्रेन जनरेट होता है और इसी कंप्रेसिव स्ट्रेन की वजह से एक स्ट्रेस सेटअप होता है और उसी स्ट्रेस को थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। सपोज कीजिए एक रॉड है जिसके एंड्स को हमने वॉल्स की हेल्प से उसके एक्सपांशन को प्रिवेंट कर दिया है, रोक दिया है। इस रॉड की लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो हमने जब इस रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज किया डेल्टा टी अमाउंट से, तो ये डेल्टा एल अमाउंट से लेंथ इंक्रीज करेगा अगर वॉल्स नहीं होती तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा था कि कंप्रेसिव स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इस होता है, तो डेल्टा एल बाय एल की जगह हम लिखेंगे अल्फा एल डेल्टा टी, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेन जो आता है वो होता है अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। अब हमने ये भी पढ़ चुके हैं पहले कि थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इंटू कंप्रेसिव स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन। ये भी आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे अगर कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू अल्फा एल डेल्टा टी पुट करेंगे तो हमें थर्मल स्ट्रेस मिलेगा y यंग्स मॉड्यूलस इंटू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। अब हमें पता है स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय, यहाँ डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय ए लिखेंगे। डेल्टा एफ जो है वो एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स है जो ये वॉल्स इस रॉड पे लगाएंगी उसके एक्सपांशन को रोकने के लिए। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू वाई अल्फा एल डेल्टा टी। ए को आरएचएस में भेजेंगे तो हमें जो फोर्स मिलता है, जो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय रिजिड वॉल्स टू प्रिवेंट द एक्सपांशन ऑफ रॉड, इस रॉड के एक्सपांशन को रोकने के लिए जो वॉल्स इस पे फोर्स लगाएंगी उसकी वैल्यू होती है A इंटू यंग्स मॉड्यूलस इंटू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।